नमस्ते, मैं प्रभात प्रियदर्शी। आप सभी का प्रियदर्शी आईएएस पीसी में स्वागत है। तो आप सभी के लिए ईडीएसटी 2023 घटना चक्र लेकर के आया हूँ। घटना चक्र का ईडीएसटी जो जिस पर आँख का फिगर बना हुआ, आँख का चित्र बना हुआ है, वो लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए। कल एक पार्ट मैंने करवाया था और आज पार्ट 2 करवा रहा हूँ। पार्ट 5 तक सब खत्म हो जाने की उम्मीद है। ठीक है, या हो सकता है कि पार्ट 6 हो जाए, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, ये खत्म हो जाएगा 4-5 दिनों में खत्म हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लाइक, कमेंट और शेयर करें। और 600 क्वेश्चन का एमसीक्यू देखना है यूपी पीटी 2023 के लिए, तो आप चैनल पर जाएँ। आप प्रियदर्शी आईएएस पीसीएस नाम से जो टेलीग्राम चैनल है, उस चैनल पर जाएँ। वहाँ पर पीडीएफ रखा हुआ डाला गया है, वहाँ से लेकर के डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। 600 क्वेश्चन का एमसीक्यू है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। अब टॉपिक है स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022, रिपोर्ट है इसका। ठीक है, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग वर्ष 2008 से स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण, ठीक है, एसएसजी को संचालित कर रहा है। ठीक है, इस पर ज़्यादा कुछ नहीं, इस पर देखना है कि शीर्ष पर कौन सा राज्य है, उसका स्कोर क्या है। ज़्यादा इस पर समय नहीं लगाना है। एग्जाम पॉइंट व्यू से क्या क्वेश्चन आ सकते हैं पीटी में, ये सब ज़्यादा, ये सबसे कुछ नहीं देखते हैं कि ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट है। चलिए, रिपोर्ट कब जारी किया ये भी नहीं पूछेगा। रिपोर्ट 2 अक्टूबर 2022 को जारी किया गया। देखते हैं 33 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को, और 3 जो है केंद्र शासित प्रदेश में शामिल नहीं किया गया। चंडीगढ़, दिल्ली और लक्षद्वीप को शामिल नहीं किया गया। चलिए, उत्तर प्रदेश का स्कोर क्या है। उत्तर प्रदेश का रैंक इसमें क्या है, स्थान 18वां है। आपको यूपी स्पेशल का भी करंट अफेयर्स हो गया, ये यूपी स्पेशल का। ठीक है, स्पेशल उत्तर प्रदेश का रैंक इसमें 18वां। स्कोर क्या है, 694.74 इसका यूपी का स्कोर है। चलिए, शीर्ष पर देखते हैं कौन सा राज्य है। ठीक है, शीर्ष पर क्या है, तेलंगाना। शीर्ष पर 3 बड़े राज्य में 10 लाख, यहाँ 30 लाख से अधिक जनसंख्या है, तो तेलंगाना शीर्ष पर है। चलिए, बड़े राज्यों में तेलंगाना शीर्ष पर है। अब देखिए, तेलंगाना शीर्ष पर। और छोटे राज्यों में है 3 छोटे राज्यों जहाँ 30 लाख से कम जनसंख्या है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है शीर्ष पर है। अंडमान निकोबार द्वीप। और जिला में देखते हैं, जिला में शीर्ष पर कौन है, देश में जिला में शीर्ष पर कौन है, तो भिवानी जो है हरियाणा में एक जिला है, वो शीर्ष पर है, वो टॉप पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें इतना ही। आगे देखते हैं। देखिए कि मोबाइल ऐप वेब पोर्टल के माध्यम से सर्वाधिक भागीदारी किसकी रही, तो उत्तर प्रदेश की। ये भी यूपी स्पेशल का हो गया है, आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सर्वाधिक भागीदारी किसकी, सर्वाधिक भागीदारी उत्तर प्रदेश की रही। ठीक है, और मोबाइल ऐप एवं वेब पोर्टल के माध्यम से सर्वाधिक भागीदारी जिला किसका रहा, जिला कौन सा रहा था, कानपुर देहात रहा है। राज्य में सर्वाधिक भागीदारी उत्तर प्रदेश की, और जिला में तो कानपुर देहात, ये भी उत्तर प्रदेश का है। 2 आप लोग देख लें, यूपी स्पेशल का करंट अफेयर्स हो गया ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022, स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 1 अक्टूबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 1 अक्टूबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 को के परिणाम को घोषित किया। चलिए देखते हैं इस पर, ये क्या है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 प्रथम वर्षगांठ मनाया गया है। ठीक है, कि प्रथम क्या है, स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 की प्रथम वर्षगांठ मनाया गया है। ठीक है, और कितना शहर शामिल है, 4354 शहर शामिल है इसमें। चलिए आगे बढ़ते इस पर देखते हैं कि किस रैंक पर कौन सा है, किसको कौन सा रैंक प्राप्त हुआ, और वहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ देखिए, ये है एक मिनट है, यहाँ देखिए क्या है कि लगातार 6ठी बार इंदौर को सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड मिला है। किसको, और 7 स्टार रैंक भी इसे अवार्ड मिला है इसे। ठीक है, लगातार 6ठी बार क्वेश्चन आएगा कि लगातार 5वीं बार, 7वीं बार, 4थी बार, लगातार 6ठी बार इंदौर को सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड मिला है। 21 राज्य में, तो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, चलिए यहाँ देखें 10 शहरों की रैंकिंग, 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर। इंदौर मध्य प्रदेश प्रथम स्थान, सूरत गुजरात दूसरे स्थान, नवी मुंबई महाराष्ट्र तृतीय स्थान, और विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश चौथे स्थान। विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश, भोपाल। चलिए इतना आगे नहीं पूछेगा। चलिए आप देखते हैं। और 5 शहर जो है 1 से 10 लाख जनसंख्या की श्रेणी में, तो यह है तिरुपति, कहाँ, आंध्र प्रदेश में, मैसूर कर्नाटक, और नई दिल्ली दिल्ली में तीसरे स्थान पर है। चलिए अब देखिए, हाँ ये जो है एक चीज़ देखिए यूपी स्पेशल से, यहाँ देखिए
1 से 10 लाख जनसंख्या की श्रेणी में जो है 5वें स्थान पर कौन है? तो नोएडा। नोएडा कहाँ? यूपी में थी। यूपी स्पेशल का क्वेश्चन हो गया है, यूपी स्पेशल का करंट अफेयर्स हो गया। नोएडा 5वें स्थान पर। चलिए, ईटानगर को सबसे अंतिम स्थान प्राप्त हुआ। ईटानगर को सबसे अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है। कितना? ईटानगर की, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। चलिए अब देखते हैं 5 शीर्ष राज्य। तो राज्यों में त्रिपुरा को प्रथम स्थान मिला है। 100 शहरी स्थानीय निकायों से कम में, 100 शहरी स्थानीय निकायों से अधिक में मध्य प्रदेश को, 100 शहरी स्थानीय निकायों से कम में झारखंड को दूसरे स्थान, उत्तराखंड को तृतीय स्थान। इसमें 100 शहरी से अधिक में छत्तीसगढ़ को दूसरा स्थान और महाराष्ट्र को तृतीय स्थान। यही क्वेश्चन आ गया आपसे। चलिए नोट, 100 शहरी स्थानीय निकायों से अधिक की श्रेणी में उत्तर प्रदेश को 10वां स्थान। उत्तर प्रदेश को 10वां, ये भी यूपी स्पेशल का हो गया। ठीक है, यूपी स्पेशल। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। चलिए यहाँ देखें, इंदौर ने भारत के पहले 7 स्टार कचरा मुक्त शहर बना। यहीं से पूछा जाएगा आपको 2 स्टार, 3 स्टार, 5 स्टार, 6 स्टार। तो स्टार याद रखें, स्टार तो याद रहेगा, लेकिन 5 स्टार, 6 स्टार ये अंक याद नहीं रहेगा। तो ये अंक है 7 स्टार कचरा मुक्त शहर का अवार्ड मिला है किसी? इंदौर को। यही मध्य प्रदेश 6ठी बार लगातार स्वच्छ शहर का भी अवार्ड मिला है। ठीक है, और 6 शहर इसमें शामिल है, भोपाल, सूरत, भोपाल, मैसूर, नवी मुंबई और तिरुपति। 5 देखिए, और ये जो है 5 स्टार। ठीक है, इसी में आपको छांटने के लिए दे देगा 4 ऑप्शन। ये कौन सा शहर 5 स्टार श्रेणी में आता है? कौन सा शहर को 5 स्टार प्रमाण पत्र मिला है किस रूप में? कचरा मुक्त शहर के रूप में 5 स्टार प्रमाण पत्र मिला है। तो सूरत है, भोपाल है, मैसूर है, नवी मुंबई है, विशाखापट्टनम है, तिरुपति है। और किस शहर को 7वें स्टार वाला एक ही शहर है जिसका नाम है इंदौर, मध्य प्रदेश का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये यूपी स्पेशल से आ गया, आपको यहाँ ध्यान देंगे आप लोग आगे बढ़ने से पहले। चलिए, ये क्या है? गाजियाबाद और लखनऊ दोनों के कौन सा स्टार मिला है? तो 3 स्टार। ये यूपी स्पेशल करंट अफेयर्स हो गया। गाजियाबाद और लखनऊ 2 शहर यूपी के जिसे 3 स्टार शहर के रूप में प्रमाणित किया गया है, वह है गाजियाबाद, दूसरा है लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी। और तिरुपति को, जो आंध्र प्रदेश में, इसको सफाई मित्र सुरक्षा चुनौती में सर्वश्रेष्ठ शहर का पुरस्कार मिला है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। क्या है? शीर्ष 5 गंगा नगर है। तो 1 लाख से कम जनसंख्या वाले, 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले, 1 लाख से कम जनसंख्या वाले बिजनौर उत्तर प्रदेश का ही है। और यहाँ देखेंगे, और 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले में हरिद्वार उत्तराखंड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए महाराष्ट्र का, देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। महाराष्ट्र स्थित देवलाली है, देवलाली छावनी है। पहला किसान ट्रेन यहीं से चला था, देवलाली टू दानापुर बिहार। ठीक है, यही देवलाली है। देवलाली स्थित क्या है? देवलाली स्थित महाराष्ट्र स्थित देवलाली छावनी है। ठीक है, जो भारत की सबसे स्वच्छ छावनी घोषित किया गया है। क्वेश्चन आएगा कि भारत के सबसे स्वच्छ छावनी किसे घोषित किया गया? किस छावनी को? तो देवलाली को। कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। ठीक है, और 1 से 10 लाख जनसंख्या की श्रेणी में नोएडा 5वें स्थान पर है। नोएडा 5वें स्थान पर है। यूपी स्पेशल का हो गया, यूपी स्पेशल। चलिए, और 10 लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी में 20 शहरों में उत्तर प्रदेश के 4 शहर है। कौन कौन से शहर है? गाजियाबाद 12वां स्थान, यहाँ देखेंगे, मेरठ 15वां स्थान, प्रयागराज 16वां स्थान और लखनऊ 17वां स्थान। एक क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं यूपी स्पेशल करंट अफेयर्स। चलिए, ये हो गया यूपी स्पेशल का करंट। ठीक है, वाराणसी तो 21वां स्थान, आगरा 23वां स्थान और कानपुर 29वां स्थान। ये आपको 4 शहर जो है गाजियाबाद, मेरठ, प्रयागराज, लखनऊ, ये आपसे पूछे जा सकते हैं कि टॉप 20 शहर में कौन से 4 शहर उत्तर प्रदेश से है। क्या इसका पोजीशन है, इसका स्थान भी पूछा जा सकता है आपसे। चलिए आगे है कि भारत पर्यटन सांख्यिकी 2022। ठीक है, तो इसे किसने? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भारतीय पर्यटन सांख्यिकी 2022 नामक रिपोर्ट जारी किया है। रिपोर्ट किसने जारी किया? क्वेश्चन आया कि भारत पर्यटन सांख्यिकी रिपोर्ट 2022 को किसने जारी किया? तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब ने इस पर जारी किया। ठीक है, 27 सितंबर को जारी किया। ठीक है, और ये क्या है?
किस मंत्रालय के द्वारा? तो पर्यटन मंत्रालय के अधीन काम ये रिपोर्ट जारी किया था, पर्यटन मंत्रालय के द्वारा जारी किया था, ठीक है। और ये 63वां संस्करण है। कौन सा संस्करण है? 63वां संस्करण है। चलिए, अंतर्गामी और बहिर्गामी पर्यटन के बारे में बताया जा रहा है इस पर कि अंतर्गामी और बहिर्गामी, इनबाउंड आउटबाउंड टूरिज्म के माध्यम। चलिए देखते हैं क्या है। वर्ष 2021 में कितना है? 7 मिलियन अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक भारत में आए हैं, जिसमें से 1.52 मिलियन विदेशी पर्यटक आए हैं और 5.48 मिलियन प्रवासी है, जो एनआरआई आया है इसमें पर्यटन के क्षेत्र। और देखते हैं, और क्वेश्चन यहाँ से आएगा आपको आर्थिक सर्वे से भी समझ लेंगे कि आर्थिक सर्वे का ही क्वेश्चन है ये। देखिए 2020 की तुलना में 2022 में वर्ष 2020 की तुलना में वर्ष 2021 में भारत में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आगमन में वृद्धि कितनी रही? तो 10.6%, 10.6% वृद्धि रही, 10.6% वृद्धि रही। ये वृद्धि आपसे पूछा जा सकता है कि वर्ष 2020 की तुलना में वर्ष 2021 में भारत में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन के आगमन में कितनी की वृद्धि रही? तो 10.6% की वृद्धि रही। चलिए, और क्वेश्चन यहाँ से बनेगा आपका कि सबसे अधिक आगमन किस देश से हुआ? तो सबसे अधिक आगमन जो है भारत में विदेशी पर्यटक के आगमन में शीर्ष 5 देश, ठीक है। सबसे अधिक कहाँ से आया? टॉप पर कौन रहा? तो यूएई रहा, अमेरिका रहा है, सॉरी यूएई यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका रहा, ठीक है। 28.15 भाग रहा, ठीक है। सेकेंड स्थान पर बांग्लादेश रहा पड़ोसी, थर्ड स्थान पर यूके रहा, तीसरे स्थान पर कनाडा और चौथे स्थान सेकेंड स्थान पर बांग्लादेश, तीसरे स्थान पर यूके, चौथे स्थान पर कनाडा और 5वें स्थान पर अपने पड़ोसी नेपाल रहे। चलिए इस दौरान भारतीय नागरिकों को 5 गंतव्य स्थान, मतलब भारत से सबसे अधिक पर्यटन के रूप में किस देश में गया? तो है संयुक्त अरब अमीरात, यूएई। कौन है? यूएई, ठीक है, यूएई गया। सेकेंड में यूएसए, मतलब सबसे अधिक पर्यटक यूएसए से आए। और भारत से जाने वाले में ये दूसरे स्थान पर आता है। इसके बाद आता है कतर, ओमान, ठीक है, यूके। चलिए, और इसमें हिस्सेदारी है संयुक्त अरब अमीरात की 42.45%। आंकड़ा आपसे, डेटा आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए देखते हैं, विदेशी पर्यटक आगमनों की संख्या में शीर्ष 10 राज्यों और पब्लिक केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिशत देखते हैं क्या है। देखिए पंजाब टॉप पर लग रहा है। पंजाब कितना है? 29.22% पंजाब का है, सब सर्वाधिक पंजाब का है। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है 17.60 और तीसरे स्थान पर दिल्ली है। तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश, देखिए उत्तर प्रदेश में कितना रहा? 4.24 रहा, ठीक है, 4.24 रहा उत्तर प्रदेश में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब है घरेलू पर्यटक यात्राओं में शीर्ष 10 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का हिस्सा। तो घरेलू पर्यटकों की संख्या में सर्वाधिक रहा तमिलनाडु रहा। दूसरे स्थान पर आता है उत्तर प्रदेश, तीसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश, चौथे पर कर्नाटक। ठीक है, यहाँ देखें। और इसमें कौन है? विदेशी पर्यटकों के मामले में शीर्ष पर पंजाब है। ठीक है, और स्वदेशी पर्यटक के मामले में तमिलनाडु प्रथम स्थान पर है और यूपी इसमें दूसरे स्थान पे। ये यूपी स्पेशल का भी हो गया क्या? यूपी स्पेशल। ठीक है, यूपी स्पेशल करंट अफेयर्स कितना 116.19। ठीक है, 16.19%। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ एक देखिए वर्ष 2000 भारत भ्रमण वर्ष 2023 और 2023 भारत भ्रमण वर्ष घोषित किया गया है। ठीक है, तो 2023 को मोटे अनाज वर्ष भी घोषित किया गया है भारत के प्रयास से यूएन द्वारा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अगले टॉपिक पर। यहाँ देखिए पीएम श्री स्कूल योजना। ठीक है, पीएम श्री स्कूल, एक क्वेश्चन आपको आईएएस पीटी के लिए भी है। ठीक है, अच्छे से करके जाएंगे। जो आईएएस पीटी देने जा रहे हैं इस वर्ष, उनके लिए भी ये यूजफुल है। पीएम श्री स्कूल योजना 7 सितंबर 2022 को पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक नई केंद्र प्रायोजित योजना पीएम स्कूल, ठीक है, पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया को मंजूरी दिया। ठीक है, तो देखते हैं क्या इस योजना का कार्यान्वयन अगले 5 वर्षों की अवधि 2022 से
2022-23 से 2026-27 के दौरान किया जाना प्रस्तावित है। पीएम श्री स्कूल संज्ञात्मक विकास कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करेंगे। ठीक है, 21वीं सदी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इतना जान लिए। अब देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उस पर आते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए स्मरणीय तर्क दिया है। देखिए देश भर में कितने स्कूल खुले जाएंगे, यहाँ से आपसे पूछे जाएगा। ठीक है, ये IAS PT के लिए मैंने पहले भी बोला है, यहाँ से डेटा आ सकता है उसमें। ठीक है, तो 14,500 से अधिक स्कूलों के विकास की नई योजना है। ठीक है, नया स्कूल नहीं खुला जाएगा, जो स्कूल पहले से है उसी को डेवलप किया जाएगा। ठीक है, ये क्या है, केंद्र सरकार / राज्य / केंद्र शासित प्रदेश सरकार स्थानीय निकायों द्वारा प्रबंधित, ठीक है, प्रबंधित कुछ चयनित मौजूदा स्कूलों को सुदृढ़ बनाया जाएगा। मैंने पहले ही बताया कि ग्रीनफील्ड नहीं है, ये पहले से जो स्कूल चल रहा है उसी को सुदृढ़ किया जाएगा। ठीक है, ये स्कूल आदर्श नमूना स्कूल के रूप में कार्य करेंगे, मॉडल स्कूल के रूप में काम करेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सभी घटकों को प्रदर्शित करेंगे इसमें। ठीक है, देखिए PM श्री स्कूलों को ग्रीन स्कूलों के रूप में विकसित किया जाएगा। किस स्कूल में? ग्रीन स्कूलों के रूप में इसे विकसित किया जाएगा। ठीक है, जिसमें कि सौर पैनलों, LED लाइट्स, प्राकृतिक खेती युक्त, मतलब सभी इसमें व्यवस्था है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए स्कूल गुणवत्ता आकलन फ्रेमवर्क, ठीक है, विकास किया जाएगा। देखते हैं क्या है। चलिए केंद्रीय विद्यालय और KVS केंद्रीय विद्यालय संगठन, NBS नवोदय विद्यालय समिति के लिए उपलब्ध मौजूदा प्रशासनिक ढांचे के माध्यम से लागू किया जाएगा। किसके द्वारा लागू किया जाएगा? KVS और NBS के द्वारा लागू किया जाएगा इसे। ठीक है, चलिए मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस 19 अक्टूबर 2022 को PM नरेंद्र मोदी द्वारा गुजरात के अडाजल स्थित त्रिमंदिर में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ किया है। मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ कहाँ हुआ? किसने किया? PM मोदी ने किया। कहाँ किया? गुजरात में अडाजल स्थित त्रिमंदिर में किया। ठीक है, उद्देश्य क्या है? गुजरात में शिक्षा के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ बनाना। इस मिशन के लिए 10,000 करोड़ की योजना का प्रावधान किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नई योजना आता है नमस्ते योजना। कौन सा? नमस्ते योजना। ये नमस्ते योजना क्या है? क्वेश्चन आ जाएगा नमस्ते योजना किससे संबंधित है? 4 ऑप्शन दे देगा। तो हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों को नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम 2013, ठीक है, से प्रभावी है। ठीक है, ये देखिए ये क्वेश्चन भी IAS PT के लिए क्वेश्चन है, आपको फैक्ट पूछा जाएगा इससे। ठीक है, हाथ से मैला धोने या नालों, सीवरेज एवं सेप्टिक टैंकों की जोखिमपूर्ण सफाई में किसी व्यक्ति के नियोजन पर क्या है? प्रतिषेध है। लेकिन हाथों से नहीं किया जाएगा, मशीनों से की बात हुई, इसलिए नमस्ते इंडिया ये योजना लाया गया है, केंद्र सरकार की योजना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन से भी इतना ही आएगा कि किससे संबंधित है, क्या क्या प्रावधान है। ठीक है, चलिए देखिए नमस्ते योजना का उद्देश्य निम्न है। यहीं से आपको यहीं से ऑप्शन दे करके क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, नमस्ते उद्देश्य क्या है? ठीक है, उद्देश्य निम्न प्रमुख परमाणु को प्राप्त करना। क्या है? भारत में स्वच्छता कार्य के लिए किसी भी की मौत न हो। अभी क्या होता है कि सेफ्टी टैंक में या सीवरेज में जब कोई सफाई कर्मी घुसता है सफाई करने के लिए, तो उसमें जहरीली गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से और भी कई तरह की जहरीली गैसेस से वो व्यक्ति मर जाता है, सफाई कर्मी मर जाता है। कई बार ऐसी घटना आती है, 1, 2, 3, 4 एक ही दिन में मर जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है सफाई करने के क्रम में। कभी हाथ पांव कट जाते हैं उससे। तो यही करें, इसलिए मौत का न होना। ठीक है, एक कोशिश रहेगी, उद्देश्य है कि इसमें सफाई कर्मियों की मौत न हो। दूसरा क्या है? स्वच्छता संबंधी सभी कार्य कुशल श्रमिकों को, ठीक है, द्वारा संपादित किया। क्या? स्वच्छता संबंधी जितने भी कार्य है कुशल श्रमिकों, स्किल्ड वर्कर्स द्वारा इसे संपादित किया जाएगा। अनस्किल्ड वर्कर के द्वारा नहीं, जो ट्रेंड है, स्किल्ड है, उसके द्वारा इसे संपादित किया जाएगा। तीसरा है किसी भी सफाई कर्मचारी का मानव मल पदार्थ के सीधे संपर्क में नहीं आना है। क्या है? मानव मल पदार्थ के सीधे संपर्क में नहीं आना है। ठीक है, चौथा क्या है? स्वच्छता कर्मचारियों को स्वयं सहायता समूहों में एकत्रित करना, उसे स्वयं सहायता समूहों में एकत्रित करना है। ठीक है, और उन्हें स्वच्छता उद्यम चलाने का अधिकार प्रदान करना है।
5वां क्या है, सभी सीवर सेफ्टी टैंक के कर्मचारियों की पहुंच वैकल्पिक आजीविका अल्टरनेटिव लाइवलीहुड तक होना। ठीक है, यही इसका उद्देश्य है। ठीक है, यहीं से आपसे उद्देश्य पूछा जा सकता है, क्या क्या उद्देश्य है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अगले टॉपिक पर। क्या मांडला, मांडला क्या है, मांडला पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बना है। मांडला, मांडला पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बना है। किस राज्य में है, तो यह एमपी में है। चलिए, क्वेश्चन कैसा लग रहा है, टॉपिक कैसा, सेशन कैसा लग रहा है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। कोई भी क्वेरी कमेंट करेंगे, मैं रिप्लाई करूंगा। और चैनल पर नए हैं तो पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लाइक कमेंट और शेयर करें। अपने फ्रेंड सर्किल में जो ग्रुप है आपका व्हाट्सएप ग्रुप, वहाँ शेयर करें। ठीक है, और अंत तक बने रहें, बहुत अच्छा अच्छा टॉपिक अभी आने वाला है, अंत तक आप बने रहें। चलिए देखते हैं आगे, इस पर बात करते हैं। मांडला क्या है, पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बना है। क्या बना, साक्षर जिला। क्वेश्चन आएगा कि मांडला किस राज्य में है, तो मांडला मध्य प्रदेश में है। पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला भारत का कौन बना है, तो मांडला बना है। ठीक है, यूनेस्को के अनुसार, किसके अनुसार, यूनेस्को के अनुसार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं, देखिए 15 अगस्त 2022 को मध्य प्रदेश की आदिवासी बहुल, क्या है, आदिवासी बहुल, मेजोरिटी कौन है, आदिवासी की मेजोरिटी है वहाँ, मांडला के कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला है ना, फंक्शनली लिटरेट डिस्ट्रिक्ट घोषित किया गया, पूर्ण साक्षर जिला घोषित किया गया है। ठीक है, क्या है, मांडला भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बना है, मांडला। ठीक है, मांडला। ठीक है, महिला साक्षरता पुरुष साक्षरता पूर्ण नहीं है। ठीक, चलिए, जब मांडला साक्षर जिला बना है तो यहाँ साक्षरता पूछा जा सकता है मांडला का। ठीक है, मांडला का साक्षरता पूछा जा सकता है। मांडला जिले की साक्षरता कितनी है, दर कितनी है, 66.9% साक्षरता जिला है। मांडला जिले के पुरुष साक्षरता दर कितनी है, क्या है, 2011 की जनगणना के अनुसार है, 2011 की जनगणना के अनुसार है। पुरुष साक्षरता दर 77.5% है, महिला साक्षरता दर 56.4% है। चलिए, मध्य और 2011 की जनगणना के अनुसार ही मध्य प्रदेश की साक्षरता दर 69.3% है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, जब बात हो रही है देश की भी बात कर ले, भारत की साक्षरता दर कितनी है, 73% है, 73% है। इसमें पुरुष की कितना है, 80.9% और महिला की कितना है, 64.6%। ले आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक पर आते हैं। समय की कमी, जल्दी जल्दी खत्म करना है। देखिए, स्माइल 75 क्या है, किसके द्वारा शुरू किया, केंद्रीय सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। क्या, स्माइल 75, स्माइल 75। ठीक है, ये क्या है, 2 उप योजनाएं इसमें शामिल हैं। इन 2 उप योजनाएं इसमें शामिल है। क्या क्या, ट्रांसजेंडर। ठीक है, ट्रांसजेंडर अभी बहुत चर्चा में है, तो इससे संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं। कहा था जो चर्चा में पर्चा में आता है, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण के लिए व्यापक पुनर्वास हेतु केंद्रीय क्षेत्र की योजना, सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर कम्प्रिहेंसिव रिहेबिलिटेशन फॉर वेलफेयर ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन्स के लिए लागू किया गया। दूसरा क्या है, भिक्षावृत्ति में संलग्न व्यक्तियों को पुनर्वास हेतु केंद्र सरकार द्वारा लाए, मतलब कि जो ट्रांसजेंडर और दो लाभान्वित वर्ग है, इसमें टारगेटेड ग्रुप का है, एक ट्रांसजेंडर, दूसरा मतलब भिखारी, जो भीख मांगने वाले लोग हैं। दोनों के पुनर्वास के लिए, दोनों के कल्याण के लिए योजना लाया गया है। क्या है, स्माइल 75, दोनों में इस खुशी लाना है, स्माइल लाना है। ठीक है, चलिए जब भिखारियों की बात हुई तो पूरे देश में सबसे अधिक भिखारियों की संख्या कहाँ, पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि पूरे देश में, भारत में सबसे अधिक भिखारियों की संख्या कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में। कहाँ, पश्चिम बंगाल में है। और दूसरे स्थान पर कौन है, तो उत्तर प्रदेश। दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश। ये यूपी स्पेशल का भी ये हो गया आपका करंट अफेयर। भिखारियों की संख्या में दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश और प्रथम स्थान पर पश्चिम बंगाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या है, आगे टॉपिक है गति शक्ति विश्वविद्यालय। ठीक है, गति शक्ति विश्वविद्यालय वर्तमान देश में परिवहन क्षेत्र, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में हो रहे बदलाव एवं ज्ञान भंडार के निर्माण के लिए, अनुसंधान कार्य के संचालन के लिए एक यूनिवर्सिटी की उपयोगिता समझी गई है। चलिए देखते हैं इसी के संदर्भ में क्या बातें की गई है। ठीक है, 8 अगस्त 2022 को राज्यसभा द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालय पारित किया गया, लोकसभा द्वारा 8 अगस्त को राज्यसभा द्वारा। ठीक है, और आगे 3 अगस्त को लोकसभा द्वारा। ठीक है, देखिए क्या है, इसमें राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई 16 अगस्त को।
चलिए, क्या इस अधिनियम में एक नए केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है? नए केंद्रीय विश्वविद्यालय, इसका नाम होगा गति शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना। ठीक है, ये परिवहन से संबंधित यहाँ पर शिक्षा दिया जाएगा, ट्रेन किया जाएगा। ठीक है, गति शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना से सामरिक रूप से महत्वपूर्ण विस्तार कर रहे परिवहन क्षेत्र में प्रतिभा, प्रशिक्षित प्रतिभा, टैलेंट की आवश्यकता की पूर्ति होगी। ठीक है, केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 में संशोधन किया गया है। और कहाँ विश्वविद्यालय, तो चलिए क्वेश्चन यहाँ से आएगा कि अभी ये गति शक्ति योजना के तहत कहाँ विश्वविद्यालय, गति शक्ति विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो गुजरात में कहाँ? तो वडोदरा में। ठीक है, यहाँ पर स्थापित किया गया। भारत राष्ट्रीय रेल परिवहन संस्थान, ठीक है, ने वर्ष 2018 में एक डीम्ड विश्वविद्यालय है, लेकिन अब केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना कर दी गई है गति शक्ति के रूप में, जो संपूर्ण भारत में है। इस विश्वविद्यालय का विस्तार संपूर्ण भारत में, साथ ही है विश्वविद्यालय, चलिए, भारत का पहला विश्वविद्यालय है। यह परिवहन संबंधित शिक्षा, बहु विषयक अनुसंधान, प्रशिक्षण पर केंद्रित भारत का पहला विश्वविद्यालय गति शक्ति विश्वविद्यालय कहाँ? वडोदरा, गुजरात में। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, धनकर साहब, जगदीश धनकर, क्या भारत के उपराष्ट्रपति बने? भारत के उपराष्ट्रपति जगदीश धनकर। और 16वें उपराष्ट्रपति, किस क्रम के उपराष्ट्रपति है? 16 में। देखिए 16वें उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ, यही आप लोग गलती करेंगे। ठीक है, इसी में आपको फंसाया जाएगा। 16वें उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ, लेकिन व्यक्ति के तौर पर 14वें उपराष्ट्रपति हैं। किस क्रम के? तो 14वें उपराष्ट्रपति। ऐसा क्यों? क्योंकि आप देखिए उनके प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। वो दो बार रहे उपराष्ट्रपति रहे। ठीक है, और आगे जाकर के हामिद अंसारी भी 2 बार रहे। ठीक है, तो एक बार। ठीक है, तो क्रम तो 16वां होगा, लेकिन व्यक्ति के तौर पर 14वें उपराष्ट्रपति होंगे। ठीक है, और निर्वाचक सदस्य कितने थे? ये आपसे पूछा जाता है। 233। मनोनीत सदस्य 12। और लोकसभा में कितने हैं? राज्यसभा में 233, राज्यसभा में मनोनीत 212, और लोकसभा के 543 सदस्य। ठीक है, निर्वाचक मंडल, यहाँ से आपसे कुल पूछा जाएगा कि निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य रहे? तो 788 सदस्य रहे निर्वाचक मंडल में। ठीक है, इसे आप ध्यान कर लेंगे। ठीक है, देखिए लिखा ना, व्यक्ति 14वें व्यक्ति के रूप में उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। ठीक है, अटॉर्नी जनरल कौन थे? रिटर्निंग ऑफिसर ये थे उत्पल कुमार सिंह, ये लोकसभा महासचिव थे। ठीक है, और ये मार्गरेट अल्वा को पराजित किए, संयुक्त उम्मीदवार विपक्ष की तरफ से मार्गरेट अल्वा उसको पराजित किए। चलिए, इनका जीवन परिचय है, इससे क्वेश्चन नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन आने की संभावना है, जो लगता है कि क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, वही करना है। ठीक है, बुरहानपुर पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बना है। कहाँ? कौन बना है? बुरहानपुर। तो बुरहानपुर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला कौन है? बुरहानपुर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, क्या है? जल जीवन मिशन की घोषणा की गई थी कब? 15 अगस्त 2019 को 73वें स्वतंत्रता दिवस पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इससे संबंधित इतना ही पूछा जाएगा, ज़्यादा कुछ नहीं इसमें। ठीक है, मध्य प्रदेश में बुरहानपुर। ठीक है, देखते हैं क्या है आगे। देखिए यहाँ देखिए ये देखिए, गोवा पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य है, और बुरहानपुर क्या है? जिला है। बुरहानपुर क्या है? जिला है। यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, बुरहानपुर पहला हर घर जल प्रमाणित जिला है। कहाँ? जो मध्य प्रदेश में। और राज्य के रूप में कौन है? तो गोवा है। ये दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होगा, राज्य के रूप में गोवा है। ठीक है, और केंद्र शासित प्रदेश के रूप में तो कौन है? ये है, क्या है? गोवा, दादरा नगर हवेली, दमन द्वीप सभी ब्लॉकों में, पंचायतों में नल के पानी से 100% आपूर्ति की जा रही है। नल के पानी से 100% आपूर्ति की जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं। अब देखिए, अब आते हैं अगले टॉपिक पर। भारत नवाचार सूचकांक 2021 अक्टूबर 2019 में जारी किया गया। ठीक है, प्रथम संस्करण इसका है। ठीक है, चलिए
चलिए इस पर देखते हैं, 5 स्तंभ है इसके, ठीक है, 5 स्तंभ है, ठीक है, 5 स्तंभ है इसके, 5 स्तंभ है। क्या कौन कौन है 5 स्तंभ आपको पूछा जा सकता है। 5 स्तंभ दे देगा ऑप्शन में, मानव पूंजी, निवेश, ज्ञानकर्मी, व्यापक परिवेश, सुरक्षा एवं विधि परिवेश, ठीक है। चलिए आते हैं कौन सा राज्य इस पर क्वेश्चन यहाँ से आएगा आपका रैंक है, इसमें स्कोर आएगा, स्कोर और रैंक पूछा जाएगा। देखिए इसमें क्या है, नवाचार 5 शीर्ष राज्य, तो टॉप पर कौन है, कर्नाटक है, ठीक है, टॉप पर है। स्कोर क्या है 18.01 है, ठीक है। तेलंगाना कितना है, सेकेंड स्थान पर है। चलिए यूपी के स्थान क्या है यहाँ, यूपी इसका, यूपी का स्थान, तो यूपी का स्थान 7 स्थान है, 7th रैंक है यूपी का, 7th रैंक है यूपी का, ठीक है। यूपी का 7th रैंक है, यूपी स्पेशल का होगा, जब यूपी की बात हो रही है तो यूपी का 7th रैंक है। टॉप पर कर्नाटक है, ठीक है, सेकंड पर तेलंगाना, तीसरे स्थान पर हरियाणा, चौथे पर महाराष्ट्र, 5वें पर तमिलनाडु है, ठीक है। 5 शीर्ष 5 उत्तर पूर्वी एवं पहाड़ी राज्य कौन है, मणिपुर शीर्ष पर, मणिपुर कौन है शीर्ष पर, उत्तराखंड दूसरे स्थान पर, मेघालय तीसरे स्थान पर, अरुणाचल प्रदेश चौथे स्थान पर है और हिमाचल प्रदेश 5वें स्थान पर है। अब देखते हैं 5 शीर्ष केंद्र शासित प्रदेश में पुडुचेरी प्रथम स्थान पर, दिल्ली दूसरे स्थान पर है, अंडमान निकोबार तीसरे स्थान पर है, पुडुचेरी क्या है और तीसरे स्थान पर अंडमान निकोबार, चौथे स्थान पर पुडुचेरी, 5वें स्थान पर गोवा। देखिए 5वें स्थान पर क्या है, बोला है केंद्र, क्या 5 केंद्र शासित प्रदेश एवं शहरी राज्य, तो ये क्या है, गोवा क्या है, शहरी राज्य है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए अब देखिए यहाँ देखिए बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, ये यूपी स्पेशल का करंट अफेयर से माना जाएगा, ठीक है। ये 6 लेन का है, कितने लेन का है, 6 लेन का है, 6 लेन का है, लेन पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। वो चर्चा में रहा क्योंकि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके द्वारा कई बार ये चर्चा किया गया, ठीक है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के बारे में यूपी के विधानसभाओं में भी और चुनावी सभाओं में कई बार इस पर चर्चा किया गया, कहा था जो चर्चा में वो पर्चा में संभावना ज़्यादा होती है, तो इस पर पूछे जा सकते हैं इस पर क्वेश्चन, ठीक है। तो एक्सप्रेस इसकी लंबाई कितनी है, लंबाई पूछा जाएगा, इसकी लंबाई कितनी है, ठीक है। तो 296.070 किलोमीटर, ठीक है, ये दशमलव है, इतना km है, ठीक है। और अभी इस 6 लेन नहीं है, 4 लेन है, क्या है ये 4 लेन है, अभी क्या है 4 लेन है, 4 लेन है। फ्यूचर में क्या होगा, इसे फ्यूचर में 6 लेन किया जाएगा, 6 लेन किया जाएगा। अभी आप इसे ठीक कर लेंगे, अभी 4 लेन है और फ्यूचर में 6 लेन किया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसे क्या किया जाएगा, इसे आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे एवं यमुना एक्सप्रेस वे के माध्यम से दिल्ली क्षेत्र से इसे जोड़ा जाएगा, दिल्ली से इसे जोड़ा जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगर टॉपिक पाइए आप, क्या है NIRF इंडिया रैंकिंग 2022, ठीक है। ये क्या है, तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ये जारी किया गया, बनाया गया है, किसके अंतर्गत, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत, ठीक है। 7वां संस्करण है इसका, 7वां प्रथम संस्करण 2016 में आया, 7वां संस्करण है और 4 श्रेणियों में दिया जाता है, ठीक है। कॉलेज, यूनिवर्सिटी, अनुसंधान संस्थान, 4 श्रेणियों में दिया जाता है। देखते हैं इसका रैंकिंग, देखते हैं, ठीक है। चलिए आते हैं रैंकिंग पर आते हैं, देखिए आप देखते हैं ओवरऑल समग्र रूप से जो है 10 शीर्ष संस्थान में देखते हैं, तो IIT मद्रास जो है शीर्ष पर है, कहाँ, तो चेन्नई में। स्कोर क्या है 87.59 इसका स्कोर है, ठीक है। दूसरे स्थान पर है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु है, तीसरे स्थान पर IIT बॉम्बे है। चलिए आगे देखते हैं, और 10वें स्थान पर JNU है, 10वें स्थान पर आता है JNU। चलिए उच्च शिक्षा संस्थानों के समग्र सूची में उत्तर प्रदेश के संस्थान कौन है, तो IIT कानपुर जो है 5वें स्थान पर है, ठीक है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 11वें स्थान पर, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 19वें स्थान पर है, IIT BHU जो है 29वें स्थान पर, अमेठी विश्वविद्यालय 42वें स्थान पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, इतना नहीं पूछेगा आप लोगों से। यहाँ देखेंगे आप, विश्वविद्यालय की श्रेणी में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को प्रथम स्थान मिला है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को JNU के दूसरा स्थान मिला है, ठीक है, विश्वविद्यालय की श्रेणी में, ठीक है। समग्र रूप से क्या है, इसका 10वां स्थान है, लेकिन विश्वविद्यालय की श्रेणी में ये दूसरे स्थान पर, प्रथम स्थान पर
ये बेंगलुरु है, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु है। ठीक है, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु है, यहाँ देखेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए क्या है, विश्वविद्यालय की श्रेणी में प्रथम स्थान बेंगलुरु को प्राप्त हुआ है और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है और जामिया मिलिया इस्लामिया नई दिल्ली में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। ये विश्वविद्यालय की श्रेणी में है। चलिए, और दिल्ली में स्थित मिरांडा हाउस क्या कॉलेज ड्यू के अंतर्गत आता है, इस श्रेणी में शीर्ष स्थान पाया है। चलिए, अनुसंधान संस्थानों की श्रेणी में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु प्रथम स्थान पाया है रिसर्च के मामले में। चलिए, इंजीनियरिंग में विषय में प्रथम स्थान एवं द्वितीय स्थान पर IIT मद्रास प्रथम स्थान पर और ओवरऑल में भी IIT मद्रास प्रथम स्थान पर है। IIT दिल्ली को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। चलिए, प्रबंधन विषय में IMS अहमदाबाद को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है ना। कैट के थ्रू जो एडमिशन होता है मैनेजमेंट कॉलेज में IIM, ठीक है, और IIM बेंगलुरु को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। वास्तुकला आर्किटेक्ट बोलते हैं, इसमें ये भी इंजीनियरिंग ही होता है। इसमें 5 वर्ष का इंजीनियरिंग होता है, सभी इंजीनियरिंग 4 वर्षों का होता है, आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग होता है 5 वर्षों का होता है। कि विषय में 3 स्थान जो है IIT रुड़की है और NIT कालीकट दूसरे स्थान पर और IIT खड़गपुर तीसरे स्थान पर। IIT रुड़की प्रथम स्थान पर, NIT कालीकट दूसरे स्थान पर और IIT खड़गपुर तीसरे स्थान पर। चलिए, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली को एम्स को शीर्ष स्थान मिला है। फार्मेसी में जामिया हमदर्द को नई दिल्ली में ही उसको द्वितीय स्थान मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेशनल लॉ कॉलेज ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु को प्रथम स्थान मिला है। ठीक है, बेंगलुरु को प्रथम स्थान मिला है। चलिए, डेंटल का कॉलेज होता है दंत चिकित्सा के विषय में सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेज चेन्नई को प्रथम स्थान मिला है। अब आगे बढ़ते हैं टॉपिक पर, क्या है NFSA। ठीक, NFSA इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में लागू किया गया। चलिए देखते हैं इस पर रैंक पूछा जाएगा, कौन सा राज्य कौन सा जो है शीर्ष पर रहा। ठीक है, चलिए आते हैं इस पर, सीधे आते हैं क्वेश्चन पर आते हैं, क्या पूछा जाएगा आपसे। देखिए शीर्ष पर कौन है, शीर्ष 5 शीर्ष पर रहा उड़ीसा रहा। स्कोर क्या रहा है, 0.836 जो है स्कोर रहा है, रैंक 1 रहा। उत्तर प्रदेश, देखिए उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर। देखिए यूपी स्पेशल का क्वेश्चन हो गया, यूपी स्पेशल। ठीक है, यूपी स्पेशल का करंट अफेयर्स होगा। यूपी दूसरे स्थान पर, मध्य प्रदेश आंध्र प्रदेश तीसरे स्थान पर, गुजरात चौथे स्थान पर। ठीक है, और यूपी का स्कोर भी आपसे पूछा जा सकता है, स्कोर देख लें यूपी का स्कोर क्या है, 0.797 9797 0.797 ये यूपी का स्कोर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतिम 5 में गोवा अंतिम 5 में आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है कि पूर्वोत्तर राज्य हिमालयी राज्यों में श्रेणी के बारे में देखते हैं कौन सा है इस पर। तो त्रिपुरा क्या है, इसमें टॉप पर है। हिमाचल प्रदेश दूसरे स्थान पर, सिक्किम तीसरे स्थान पर, नागालैंड चौथे स्थान पर, उत्तराखंड 5वें स्थान पर है। ठीक है, अब क्या है व्यापक कम्प्रिहेंसिव राष्ट्र स्तरीय सूचकांक 5 में यहाँ भी उड़ीसा जो है टॉप पर है। उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर, आंध्र प्रदेश तीसरे स्थान पर। यही पूछा जाएगा 1 2 3 की रैंक पूछा जाएगा आप लोगों से। चलिए, खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ, तो 5 जुलाई 2013 को लागू हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं 16वां राष्ट्रपति चुनाव। 16वां राष्ट्रपति चुनाव, ठीक है, और संविधान के अनुच्छेद 62 के में इसका प्रावधान किया गया है। ठीक है, आप देखते हैं चुनाव प्रणाली एक क्या है, आदर्श नमूना है। इस संविधान के अनुच्छेद 54 में के तहत राष्ट्रपति का निर्वाचन ऐसे निर्वाचक मंडल के सदस्य करते हैं जिसमें क्या होता है, दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं। इसमें नॉमिनेटेड सदस्य भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, दोनों सदनों राज्य विधानसभाओं में भी जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वही भाग लेते हैं, नॉमिनेटेड सदस्य भाग नहीं लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या क्वेश्चन इसमें। देखिए 16वें राष्ट्रपति, ठीक है, 16वें राष्ट्रपति का चुनाव संपन्न हुआ, लेकिन देखा जाएगा व्यक्ति के रूप से तो 15वें होंगे। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति बने लगातार, तो क्रम तो राष्ट्रपति चुनाव तो 16वां क्रम होगा, लेकिन व्यक्ति के रूप से 15वें होंगे। इस तरह से उपराष्ट्रपति 14वें व्यक्ति के रूप में अभी हैं और 16वें
क्रम का चुनाव हुआ है, क्योंकि 2 उपराष्ट्रपति 2 बार बने। एक पहले उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन और बाद में हामिद अंसारी 2 बार बने। चलिए यही पूछा जाएगा आपसे। और पीसी मोदी महासचिव थे लोकसभा के और रिटर्निंग ऑफिसर भी बने। तो राष्ट्रपति के विरोध में कौन थे? तो यशवंत सिन्हा, ये विपक्ष के उम्मीदवार थे, ये हार गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15वें राष्ट्रपति निर्वाचित हुए, एन.वी. रमन्ना ने उन्हें शपथ दिलाया। चलिए व्यक्ति परिचय नहीं पूछा जाएगा। चलिए क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा, पल्लमपारा देश की पहली पूर्ण डिजिटल साक्षर जिला बना है। पल्लमपारा तो कहाँ है? केरल में है। ठीक है, ये केरल में। इसे इतना ही पूछा जाएगा, ज़्यादा इससे कुछ नहीं पूछा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, अग्निपथ योजना। अग्निपथ योजना की शुरुआत घोषणा कब की गई? इसकी घोषणा की जाती है 14 जून को। इसकी घोषणा 14 जून 2022 को इसकी घोषणा की जाती है। अग्निपथ नाम दिया गया है इसमें। ठीक है, इसके तहत चुने गए युवाओं को अग्निवीर नाम दिया जाएगा। इस तीनों सेना के तीनों अंगों को, थल सेना, वायुसेना और नौसेना, तीनों में इनकी भर्ती होगी। ठीक है, ऑफिसर रैंक का नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इसमें इस योजना के तहत 17.5 से 21 वर्ष आयु तक के उम्मीदवार इस पर पात्र होंगे। ठीक है, 2022 के लिए विशेष छूट दिया गया है, अधिकतम उम्र 23 वर्ष। ठीक है, 2022 के लिए छूट दिया गया है। और इसमें यहाँ से आएगा क्वेश्चन कि महिलाओं के लिए कितना आरक्षण है। यहाँ से ये मेन क्वेश्चन है कि महिलाओं के लिए 20% इसमें आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ठीक है, चलिए, और प्रत्येक बैच में 25% 25% जो है परमानेंट हो जाएगा, नियमित हो जाएंगे। 75% को बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो उनके लिए अलग एग्जाम में CRPF BSF में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। ठीक है, चलिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, भारतीय सशस्त्र बलों की औसत आयु लगभग कितनी है? तो 32 वर्ष है। उससे कम करना, 4 से 5 वर्ष से कम करना है। क्या कितना कम? 4 से 5 वर्ष से कम करना है। ये पहले भी इसकी सिफारिश हुई थी, लेकिन लागू नहीं किया गया था। ठीक है, सेनाओं को युवा बनाना है। ठीक है, इसमें सेवानिधि के पैकेज का भुगतान किया जाएगा, एक मुफ्त भुगतान किया जाएगा इसमें। ठीक है, सेवानिधि के रूप में 11.71 लाख रुपये से प्राप्त होगा। इसमें टैक्स नहीं लगेगा। ग्रेच्युटी और पेंशन की इसमें व्यवस्था नहीं है। ठीक है, और कोई भी जोखिम होता है अग्निवीरों के भारतीय सशस्त्र बल में ये होता है, तो 48 लाख रुपये उससे क्या है, लाइफ बीमा बनाया गया है। LIC उसकी होगी बीमा, उनका उसका इंश्योरेंस कितने का? 48 लाख रुपये का बीमा कवर, जीवन बीमा कवर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 वर्षों का इनका एक है। चलिए अब देखते हैं, नए टॉपिक पर आते हैं। भारत गौरव के तहत देश की पहली निजी ट्रेन, कौन सा ट्रेन है? क्वेश्चन आया कि भारत क्या है, देश की पहली निजी ट्रेन कौन है? उसका नाम है भारत गौरव। कौन है? भारत गौरव। ठीक है, कहाँ से कहाँ यहाँ देखते हैं। पहली जो है सेवा कोयम्बटूर उत्तर तमिलनाडु से साईनगर शिरडी महाराष्ट्र के बीच चलाया गया। ठीक है, चलिए इतना ही इस पर आगे बढ़ते हैं, इससे संबंधित इतना ही। और देखते हैं NHAI क्या है? राष्ट्रीय राजमार्ग। ठीक है, इससे संबंधित है। इसकी कुल लंबाई कितनी हो गई है? तो 1,40,995 किलोमीटर की लंबाई हो गई। ठीक है, और सड़क क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा कि भारत का सड़क नेटवर्क में कौन सा स्थान है? ठीक है, तो भारत का सड़क नेटवर्क में दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान? दूसरा स्थान है। इसकी लंबाई कितनी है? तो 63.72 लाख किलोमीटर लंबाई है। सड़क नेटवर्क में भारत का दूसरा स्थान है। भारत का दूसरा स्थान, इससे इतना ही आपसे पूछा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021। चलिए इस पर रैंकिंग पूछा जाएगा आपसे, रैंकिंग पूछा जाएगा। ठीक है, और चौथा संस्करण है। संस्करण का नाम पूछा जाएगा, कौन सा संस्करण? चौथा संस्करण है। अब देखते हैं, चलिए देखते हैं। इसमें बड़े राज्यों की श्रेणी में छोटे राज्य केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी देखते हैं इसमें। चलिए, और यूपी का स्थान क्या है यहाँ? यूपी का स्थान 8वां स्थान है। 8वां स्थान है यहाँ यूपी का, इसमें 8वां स्थान है बड़े राज्यों में। और अंतिम स्थान कौन है? तो बिहार है। अंतिम स्थान पर बिहार है। अंतिम स्थान पर बिहार है इसमें। चलिए, यूपी का स्कोर कितना है? यूपी स्पेशल से यूपी का स्कोर कितना है? यूपी का स्कोर जो है, स्कोर कितना है यूपी का स्कोर है 54.5 स्कोर है यूपी का। चलिए देखते हैं। देखिए क्या है कि शीर्ष 5 बड़े राज्य, तो
तमिलनाडु शीर्ष पर है, गुजरात दूसरे स्थान पर, महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर। शीर्ष वाला राज्य पूछा जाएगा या आपको घटते क्रम बढ़ते क्रम 3 राज्यों का नाम पूछा जाएगा। दूसरे स्थान पर गुजरात, तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं 5 छोटे राज्यों की श्रेणी। तो गोवा टॉप पर है, मणिपुर दूसरे स्थान पर, सिक्किम तृतीय स्थान पर, तीसरे स्थान पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में जम्मू कश्मीर प्रथम स्थान पर है, नई दिल्ली राष्ट्रीय क्षेत्र, दिल्ली राष्ट्रीय क्षेत्र, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली दूसरे स्थान पर और चंडीगढ़ तीसरे स्थान पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नए टॉपिक पर। राष्ट्रीय वायु खेल नीति 2000, देखिए राष्ट्रीय खेल नीति 2022, ठीक है। इसमें देखते हैं क्या है। केंद्रीय नगर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राष्ट्रीय खेल वायु नीति 2022 को लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया? 2022 ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लॉन्च किया। इस नीति के अंतर्गत भारत को 2030 तक वायु खेलों के संदर्भ में विश्व के शीर्ष देशों में शामिल करने का खाका तैयार किया। यही आपको लक्ष्य पूछा जाएगा, कब तक का लक्ष्य रखा गया है? तो 2030 तक का लक्ष्य रखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या है, ब्लू ड्यूक चिकित्सा, ब्लू ड्यूक सिक्किम की राज तितली है। क्या है? ब्लू ड्यूक। क्वेश्चन आया, देखिए नॉर्थ ईस्ट से संबंधित है। नॉर्थ ईस्ट से जो भी क्वेश्चन आएगा अच्छे से करके जाएंगे। केंद्र सरकार का फोकस है तो वहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा है। चर्चा में रहता है, पर्चा में संभावना ज़्यादा है। ब्लू ड्यूक क्या है? तितली है, सिक्किम की राज तितली। सिक्किम की क्या है? राज तितली है, ठीक है। इसकी 2 प्रजातियाँ हैं, देखते हैं इसकी 2 प्रजातियाँ हैं। क्या नाम है इसका? ब्लू ड्यूक और कृष्णा पीकॉक, ठीक है। इसकी 2 प्रजातियाँ हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या इससे संबंधित कुछ और फैक्ट जो एग्जाम में आपके आ सकते हैं। क्या है? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अनुसूचित 2 में है। किस यहाँ से पूछा जाएगा, जब चर्चा में है तो पर्चा में समझ ज़्यादा किसी तरह से कुछ पूछे जा सकते हैं पर्चा में आपसे। तो अनुसूची किस में है? 2 में। से याद करके जाएंगे अच्छे से, ठीक है। हिमालयन ड्यूक, हिमालयन ब्लू ड्यूक क्या है? अनुसूची 2 में शामिल है। और स्प्लेंडिड ब्लू ड्यूक, ठीक है, ये अनुसूची 1 में। दोनों को अच्छे से आप अंतर कर लें, ठीक है। हिमालयन ब्लू ड्यूक अनुसूची 2 में और स्प्लेंडिड ब्लू ड्यूक अनुसूची 1 में शामिल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली हवाई अड्डा, दिल्ली हवाई अड्डा जल विद्युत और एवं सौर ऊर्जा से संचालित पहला हवाई अड्डा बना। संचालित पहला हवाई अड्डा बना। क्वेश्चन यहीं से आएगा कि कौन सा हवाई अड्डा विद्युत, जल विद्युत और सौर ऊर्जा से संचालित पहला हवाई अड्डा बन गया है? तो दिल्ली हवाई अड्डा बन गया है। दिल्ली हवाई, इंदिरा गांधी, क्या है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली बन गया है, ठीक है। पर्यावरण की स्थिरता प्राप्त करने के उद्देश्य से वर्ष 2030 तक शुद्ध कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा गया है हवाई अड्डों को बनाने। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरित परिवहन कार्यक्रम को अपनाया गया है। चलिए अब देखते हैं आगे वाले क्वेश्चन। हाँ, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा विश्व का प्रथम सौर ऊर्जा से संचालित बना है। सौर ऊर्जा से विश्व का प्रथम कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सौर ऊर्जा से संचालित पहला हवाई अड्डा बन गया है, ठीक है। ये कहाँ है? केरल में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए आज का अंतिम टॉपिक, देखिए नामसाई घोषणा हस्ताक्षरित, नामसाई घोषणा पत्र हस्ताक्षरित। क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जाएगा, ये नॉर्थ ईस्ट से संबंधित है। ये क्वेश्चन IAS PT के लिए भी इंपॉर्टेंट है, समझे। क्वेश्चन आएगा कि नामसाई घोषणा पत्र क्या है? तो 2 राज्यों के बीच में भूमि विवाद से संबंधित है, ठीक है। कि किन 2 राज्यों के बीच में भूमि विवाद से संबंधित है? तो असम और अरुणाचल प्रदेश अभी सुर्खियों में रहा है। नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों में सीमा विवाद चल रहा है। गोलीबारी भी हो गई 2 सीमाओं पर, ठीक है। तो चर्चा में रहा तो पर्चा आने की संभावना ज़्यादा है। आपको PT और मेंस दोनों में पूछे जा सकते हैं, इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं इससे, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट भारत के लिए, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। और केंद्र सरकार का फोकस है उस पर। तो नामसाई घोषणा पत्र डायरेक्ट यहाँ से आएगा। नामसाई घोषणा पत्र क्या 4 ऑप्शन दे देगा। तो 2 राज्यों के बीच में सीमा विवाद से संबंधित समाधान हेतु है, ठीक है, नामसाई घोषणा पत्र। और इस सीमा विवाद में इस घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किसने किया? तो असम और अरुणाचल 2 राज्यों ने किया, ठीक है। तो आज इतना ही, फिर अगले क्लास में मिलते हैं। और चैनल पर नया है तो पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लाइक, कमेंट और शेयर करें। इस सेशन के अलावा भी मॉर्निंग में भी 15 क्वेश्चन में डालता हूँ, आप मॉर्निंग में भी दे सकते हैं, ठीक है। और 600 क्वेश्चन का MCQ तैयार हो चुका है। 600 क्वेश्चन का, जिसमें 600 क्वेश्चन का 40 सेट है। 15 क्वेश्चन का 40 सेट, उसका MCQ
MCQ का PDF जो है डाला गया है टेलीग्राम चैनल पर, प्रियदर्शी IAS PCS नाम से ही टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर जाकर आप सर्च करेंगे, वो मिल जाएगा आपको PDF, डाउनलोड करके उसे भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, और इस क्लास के अलावा भी NCERT के अलावा हिस्ट्री के अलावा देखना है तो आप चैनल पर जाएँ, बहुत सारा वीडियो बना हुआ, प्ले लिस्ट बना हुआ, वहाँ से देख करके लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।